Okay, so students, a very good morning to all of you. And today we will be continuing with surface tension. आज का अपना टॉपिक रहेगा about capillarity. So we will be doing capillarity या capillary action. So that will be the topic for the day. तो कैपिलैरिटी, अब ये जो कैपिलैरिटी टर्म है, जो लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं तो अपने जाइलम फ्लोएम ये आपका कैपिलरी एक्शन करता है, करेक्ट। बाकी आपने कैपिलरीज के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो उसी टाइप का एक्शन यहाँ पर भी होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फिजिक्स के हिसाब से इट इज द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो अगर अपने पास में बहुत पतले से ट्यूब्स है, कैपिलरीज है, कैपिलरी ट्यूब्स है, तो उन कैपिलरी ट्यूब्स को जब आप किसी लिक्विड में डिप करोगे तो या तो वो लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब में राइज हो जाएगा या फिर वो लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब में डिप हो जाएगा। मतलब जो भी उसका ओरिजिनल लेवल है या तो उससे वो ऊपर उठ जाएगा या फिर उससे वो नीचे डिप हो जाएगा। सच एक्शन इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या कि हमारे पास लिक्विड है कंटेनर में और हमने उसके अंदर क्या किया, एक पतला सा ट्यूब डाल दिया, तो वो जो पतला ट्यूब है उसमें लिक्विड या तो राइज होएगा या फिर फॉल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन? बोलिए, आपको कुछ याद आ रहा है कोई एग्जांपल्स कैपिलरी एक्शन का? एग्जांपल्स एक तो मैं आपको दे ही चुका हूं, दैट इज नोन एज द एसेंट ऑफ सैप। ये बायोलॉजी में बोलते हैं इसको द एसेंट ऑफ सैप। मतलब जो आपका फूड वाटर मिनरल्स जो ऊपर जाता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, सो दैट इज नोन एज योर कैपिलरी एक्शन। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को अगर आप कोई पानी पे छोड़ दो या लिक्विड में छोड़ दो तो क्या करता है, वो पानी को सोख लेता है, ठीक है, वो पानी को अपने अंदर खींच लेगा, बराबर। बचपन में जब भी हम लोग ने इंक पेन से लिखना शुरू किया था तो नॉर्मली सब लोग को स्टार्टिंग में एक ऐसा पिंक कलर का कार्ड जैसा एक पेपर देते थे, उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग पेपर। तो ब्लॉटिंग पेपर इट एब्जॉर्ब्स इंक। तो ये जो सारे एग्जांपल्स है, टीयर्स मूविंग थ्रू टीयर ग्लैंड, वाह बहुत बढ़िया भाई, ये भी एक अच्छा बायो का एग्जांपल है। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, फाइन, आई विल रिमेंबर दिस दो। सो टीयर मूविंग थ्रू द टीयर ग्लैंड, ये भी कोई कैपिलरी एक्शन, मतलब अंदर का वो कुछ शायद पतला सा ट्यूब होगा जिससे अपना आंसू आता है, सो दैट इज कैपिलरी एक्शन। और कुछ थोड़ा सा धार्मिक दो यार, कुछ स्पिरिचुअल, थोड़ा कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड दो। दिया बत्ती जलाते हैं कि नहीं, तो तेल डाला रहता है नीचे, ऊपर आपका जो वो बाती रहता है, तो वो बाती आप डिप कर देते हो तो तेल धीरे 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 ऊपर राइज होता है इन दैट कॉटन। तो वो क्या है, दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। अब आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन बताता हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव रीजंस related to capillary action. Farmers plow their fields. Why? Why do farmers plow their fields? अब एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में कोई देखता है
तो वो सोच में ही पड़ जाता है कि यार फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स, ये कौन से चैप्टर का, पहले तो यही नहीं समझ में आता है, फिर ऐसा लगता है कि यार कुछ गलत हो गया होगा। अब क्या हुआ है, जरा प्लीज ध्यान से समझिए। ये आपका टॉप मोस्ट लेयर एंड समझो ये आपका बॉटम मोस्ट लेयर। तो जो पानी होता है वो नीचे की तरफ होता है, सोख लिया जाता है, पानी इधर है। अब ये जो आपका मट्टी है इसमें कैपिलरीज फॉर्म हो जाता है, और इन कैपिलरीज की वजह से जो आपका पानी है वो ऊपर राइज हो जाता है एंड दैट वाटर रीचेस हियर। अब क्या होगा, सनलाइट की वजह से ये जो आपका पानी है ये पानी सूख जाएगा, या बोल सकते हो इवेपोरेट हो जाएगा। सो व्हाट विल द फार्मर्स डू व्हेन दे टेक दैट प्लाउ, वो प्लाउ ऐसा रहता है, प्लाउ लेके व्हेन दे प्लाउ द फील्ड, तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कटिंग ऑफ these capillaries, they are breaking these capillaries, जिस वजह से पानी नीचे से ऊपर नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, गिव रीजन है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम कैपिलरी एक्शन देखेंगे, दो तरीके से उसको पढ़ेंगे। तरीका नंबर 1 सरफेस टेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने दो सरफेसेस देखे थे। तो हमने दो, एक्चुअली 3 टाइप के सरफेस देखते हैं हम लोग। एक आपने देखा था कॉनकेव सरफेस, दूसरा आपने देखा था कॉन्वेक्स सरफेस, और तीसरा हम लोग ने देखा था प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस जो है उसका चांसेस तो बहुत कम रहता है। सो फर्स्ट वी विल टैकल कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो मेथड 1 वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सरफेस टेंशन के वजह से, अगर आपको कोई बोले कि मुझे राइज या फॉल एक्सप्लेन करो सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करो, तो वी आर डूइंग दिस नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन। चलिए, तो हमारा पहला सरफेस, वी हैव दिस कॉनकेव सरफेस। अपना जो लिक्विड है वो लिक्विड इस प्रकार से है, इसको आप कंटेनर में डालना चाहो कंटेनर में डाल दो। फिलहाल वी आर जस्ट लुकिंग एट द लिक्विड। लिक्विड का सरफेस ऐसा है, ये नीचे आपके पास लिक्विड है। ठीक है, सो दिस इज अपना कॉनकेव सरफेस। तो टाइप ऑफ सरफेस क्या है, कॉनकेव। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है एक्यूट। सो एज आई हैड सेड एट दैट टाइम, हम जब एंगल ऑफ कांटेक्ट बात करते हैं, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो सरफेस कौन सा बनेगा, कॉनकेव। और राइज या फॉल क्या होगा, तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड पॉइंट्स। कोई भी एक चीज बता दिया आपको तो बाकी का दो ऑटोमेटिकली होगा। सो नाउ एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब सरफेस टेंशन कैसा एक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए। ये आपका सेंटर, इधर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका सरफेस टेंशन का फोर्स इस तरफ, और इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स है उनका सरफेस टेंशन का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अपने को मालूम है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है दे एट द सरफेस दे विल ट्राई टू श्रिंक द सरफेस। तो इधर से जो फोर्स हम बनाएंगे, दिस इज योर सरफेस टेंशन इधर, ये आपका सरफेस टेंशन इधर। नाउ टेक कंपोनेंट्स, तो इसको आप रिजॉल्व कर दो, तो आपके पास ये और इस साइड के लिए, now since the angles are same these will cancel each other। अब देखो नेट रिजल्टिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में बचा,
इसका भी ऊपर की तरफ है और इसका भी ऊपर की तरफ है. सो जो आपका नेट रिजल्टिंग फोर्स बचा है दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब कॉनकेव सरफेस होगा, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा. इसको अगर इसके अंदर जब आप कैपिलरी डालोगे, सो व्हाट विल हैपन टू द लिक्विड? द लिक्विड विल राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब. लिक्विड क्या करेगा? कैपिलरी ट्यूब में किधर जाएगा? कैपिलरी ट्यूब में इट विल राइज अप. तो जैसे ही हम बोलेंगे कि मैंने एक कैपिलरी ट्यूब डाला एंड द लिक्विड राइजेस अप, मतलब उसका सरफेस क्या है? कॉनकेव. उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा. बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ना, जल्दी बोलो. ओके, सो तनीश कहाँ गया? व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर. थैंक यू आकांक्षा. तो अभी कॉनकेव से हम लोग बढ़ते हैं सेकंड सरफेस की तरफ. सेकंड सरफेस क्या था भाई अपने पास? सेकंड सरफेस अपने पास था कॉन्वेक्स. तो सरफेस कॉन्वेक्स, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस. अब देखिए ये क्या होगा, इसके अंदर जब हम कैपिलरी डालेंगे तब क्या होगा? तो सबसे पहले इधर का जो मॉलिक्यूल्स है बोलो का फोर्स उस तरफ, इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स है इनका फोर्स ये साइड. तो ये आपका सरफेस टेंशन इधर, इस पॉइंट का सरफेस टेंशन इधर. Now once again we will resolve the forces. तो ये आपका एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर. तो इसको आपने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स. सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व करो. तो ये इधर, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे. तो वेयर इज द नेट फोर्स एक्टिंग? द नेट फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जब भी आप एक ऐसा लिक्विड लोगे जिसका सरफेस कॉन्वेक्स है, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है, you will find out that it will fall inside the capillary tube. तो इसमें जब आप कैपिलरी ट्यूब डालोगे तो इधर लिक्विड क्या हो जाएगा? लिक्विड विल डिप. तो लिक्विड विल डिप इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस और जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? ऑब्ट्यूस. अब थोड़ा लॉजिक लगाओ और प्लेन का आंसर दो. अगर आपको ये दोनों समझाए तो टेल मी व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ प्लेन. ऊपर जाएगा नीचे आएगा? कैपिलरी ट्यूब डालोगे तो क्या इधर ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ओके, तो इधर ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो ये आपका सरफेस टेंशन इधर, ये एक टी हो गया, ये दूसरा टी हो गया. आप इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते ना इधर ना इधर, मतलब रिजॉल्व ही है वो. सो नेट इफेक्ट में क्या होगा? कैंसिल हो गया एक दूसरे का इफेक्ट. तो ना तो ऊपर कोई रिजल्टिंग फोर्स है ना नीचे कोई रिजल्टिंग फोर्स है. करेक्ट. और ना ही ये एक्यूट ऑब्ट्यूस कुछ नहीं था. तो ये था प्लेन सरफेस. तो देखो भाई ये हो गया नो राइज नो फॉल. दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन. आपको राइज, फॉल, नो राइज नो फॉल, ये तीन सिचुएशंस समझाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टेंशन. इसका एक पिक ले लो प्लीज. मैं आई विल नॉट बी एबल टू पोस्ट द फोटोज, यू टेक द पिक प्लीज. और जो भी फोटो ले रहा है वो एक सेंड कर देना. सो देन आई विल बी एबल टू सेंड ऑन द ग्रुप.
I will tell you that also. Wait, Akanksha. So next we will read or we will go through the pressure वाला part. तो same concept, capillarity यानी rise या fall समझने की कोशिश कर रहे हैं. पर इस बार we are doing it from the pressure का perspective. चलिए प्लीज ध्यान दीजिए. ये जानबूझ के इतना थिक लिया गया है ताकि अपने को क्लियरली दिखाई दे सके. अदरवाइज कैपिलरी ट्यूब्स आर वेरी वेरी थिन. ये जो फिंगर है इसके भी डायमीटर से मतलब छोटा उसका डायमीटर है. तो केस 1 कॉनकेव सरफेस वाला लिक्विड ले रहे हैं. So we are having a liquid. Concave surface. Angle of contact is acute. अभी देखिए हमको मालूम तो है कि इसके अंदर राइज होगा. सरफेस टेंशन के फॉर्मूला से या सरफेस टेंशन के कैलकुलेशन से हमने देख ही लिया कि ऊपर जाना है. यही चीज हम प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं कि ये चीज ऊपर जानी है और क्यों ऊपर जानी. चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है. सो वी सिलेक्ट 4 पॉइंट्स. सो वी हैव सिलेक्टेड 4 डॉट्स. ये 4 डॉट आपको दिखाई दे रहा है. अब ये 4 डॉट को अपन नाम दे देंगे. तो दिस इज ए, बी, सी, डी. अब ये पॉइंट्स क्या बताता है, देखो क्या दिख रहा है. ए और सी एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है आपको. सो ए एंड सी आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन. बी, डी दे आर ऑल्सो अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन इन द लिक्विड. तो बी और डी सेम लाइन पे है, मतलब उसका हाइट सेम है. ए और सी सेम लाइन पे है. वेरी गुड आकांक्षा, वेरी गुड. So if the points are along the same lines, their pressures are going to be equal. तो ये दो जो हमने ड्रॉ किया, इससे हमको क्या समझ में आता है. देखिए प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी. अभी ध्यान दीजिएगा, बी और डी सेम लाइन पे है. So pressure at B must be equal to pressure at D. ठीक है. Okay. Now come to the logical part. बस अभी जो है नेक्स्ट 2 मिनट प्लीज ध्यान देना. C और D जो है वो इस लाइन के इक्विडिस्टेंट है. जितना डिस्टेंस ऊपर है यही उतना डिस्टेंस नीचे है. So C का इफेक्ट ऑन द सरफेस एंड D का इफेक्ट ऑन द सरफेस इज ऑल्सो इक्वल. क्यों? क्योंकि बीच में ये फ्लैट दिख रहा है मुझे. तो ये जो मेरा सरफेस है ये सरफेस फ्लैट दिखाई दे रहा है. मतलब C का जो इफेक्ट है ऑन द सरफेस एंड D का जो इफेक्ट है ऑन द सरफेस दैट इज इक्वल. तभी वो सरफेस फ्लैट है. इसका मतलब PC इज इक्वल टू PD. So now observe by mathematics, PA is equal to PC, PB is equal to PD and PC is equal to PD. तो ये दोनों भी तो इक्वल होना चाहिए. पर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है. कैसे बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है? ध्यान से देखो, ये सरफेस ये ऐसा दबा हुआ है, ये इस समय दबा हुआ है. कौन ग्रेटर है? सोच के बताओ, कौन ग्रेटर है इधर?
पीए की पीबी? सरफेस पीबी। ऐसा है, ये स्फीयर है, ये पीआई, ये पीओ। कौन ग्रेटर था? कल ही किया था। कल पीआई ग्रेटर था, तो आज पीबी कैसे ग्रेटर हो गया भैया? एक दिन में तुम्हारी फिजिक्स बदल जाती है क्या? अरे कौन दब रहा है? पीबी दब रहा है, पीबी दब रहा है, पीए ग्रेटर। इंग्लिश में एक वर्ड है कॉमन सेंस। जो बड़े बड़े मालिक लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो पढ़े लिखे नहीं होते, और उनको जब पढ़े लिखे एमबीए और इंजीनियर जब आके टोपी पहनाने का कोशिश करते हैं ना, तो वो एक ही लाइन बोलते हैं, वो बोलते हैं डोंट टीच मी नॉनसेंस, प्लीज यूज कॉमन सेंस। ये बहुत बड़े बड़े लोगों का डायलॉग रहता है, और वो मेरे को अब दिखाई दे रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं वापरने का अपने को। अरे बाबू, जब ये नीचे दब रहा है तो पीबी कैसे ग्रेटर हो सकता है? बताओ मुझे, क्या ग्रेटर होना चाहिए? पीए विल बी ग्रेटर देन पीए विल पीबी। बी ग्रेटर। इसको भाई मैं नहीं सिखा सकता हूं। ये अगर आप देख के समझ नहीं सकते तो मैं भी नहीं सिखा सकता ये चीज। मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूं कि यहाँ पर अगर ये सरफेस दब रहा है तो पीए इज ग्रेटर देन पीबी। अब आपको अगर इस पे रीजनिंग करना है तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये सरफेस दबा हुआ है, भाई 2 पॉइंट है, एक ऊपर पॉइंट है, एक नीचे पॉइंट है, और ये ऐसे दब गया है, मतलब ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। यार इसको समझने के लिए 12वीं के बच्चे को भी इतना टाइम लगता है क्या? तो PA इज ग्रेटर देन PB, एंड इफ PA इज ग्रेटर देन PB तो PA इज नॉट इक्वल टू PB। बट मैथमेटिक्स आपको बोलता है कि PA और PB को इक्वल होना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि PC इक्वल टू PD, PD इज इक्वल टू PB, PC इज इक्वल टू PA। तो अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि PA और PB इक्वल हो जाए। अभी क्या कंडीशन है? इस टाइम पे क्या कंडीशन है? प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी, और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पीए इक्वल टू पीबी। ये हम चाहते हैं, मतलब कौन बढ़ेगा? पीबी बड़ा होना चाहिए कि पीए और बड़ा होना चाहिए? अरे बोलो भाई। ये करंट सिचुएशन है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये डिजायर्ड या रिक्वायर्ड कंडीशन है। अभी पीए बड़ा है, पीबी छोटा है, मैं चाहता हूं दोनों इक्वल हो जाए, तो किसको बड़ा होना पड़ेगा? पीबी को बड़ा होना पड़ेगा। को बड़ा होना पड़ेगा, और इसलिए लिक्विड जो है वो ऊपर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रेशर फ्रॉम बी विल इंक्रीज टिल you reach this situation or you meet this required condition। तो यहाँ पर liquid level will rise। कब तक राइज होगा? जब तक आप यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुंच जाते, तब तक लिक्विड का लेवल क्या होता जाएगा? राइज होता चला जाएगा। and this explains your rise because of change in प्रेशर। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? प्रेशर राइज क्यों हुआ? लिक्विड समझा क्या? यस सर, यस। तो कॉनकेव सरफेस, ये देखिए, ये कॉनकेव सरफेस था। कॉनकेव सरफेस में लिक्विड हैज रिजन।
चलिए अभी दूसरा देख लीजिए, और साइंस के बच्चों के जैसा बात करो यार, है ना वो। चलिए सेकंड केस देखेंगे अभी। तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, इस पर आपने जो लिक्विड लिया है, सरफेस इज कॉन्वेक्स, again we are selecting 4 points. So A, B, C, D हमने 4 पॉइंट सिलेक्ट किया सेम तरीके से कि A और C सेम स्ट्रेट लाइन, B और D सेम स्ट्रेट लाइन। तो अभी PA is equal to PC, PB is equal to PD. Now once again if you have a look at this part, तो ये आपका एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस का मतलब PC is equal to PD। अब यहाँ पर देखिए PC equal to PD है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, मैथमेटिक्स क्या बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है ये दोनों भी इक्वल हो जाना चाहिए, पर प्रेजेंट कंडीशन क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहा है कि आपका सरफेस इज लाइक दिस, तो नीचे से जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ऊपर से जो प्रेशर है वो कम है, तो यहाँ पर PB इज ग्रेटर देन PA, इफेक्ट ऑफ PB इज मोर, इफेक्ट ऑफ PA इज लेस, पर हमको चाहिए क्या, हम चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाए। अब जब हम चाहते हैं कि ये इक्वल हो जाए, तो इक्वल होने के लिए किसको बड़ा होना पड़ेगा, A को बड़ा होना पड़ेगा, तो PA बढ़ेगा, और जब PA बढ़ेगा यू विल फाइंड दैट द लिक्विड लेवल डिप्स। तो आपको दिखाई क्या देगा, आपको दिखाई देगा कि जो लिक्विड का लेवल है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, वो आपके ओरिजिनल लिक्विड के लेवल से कहाँ चले गया है, नीचे की तरफ चले गया है। सो दिस लिक्विड लेवल डिप्स इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो मेरे पास दो सरफेसेस था, एक कॉनकेव सरफेस और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस में क्या होगा, लिक्विड लेवल विल राइज, कॉन्वेक्स में क्या होगा, लिक्विड लेवल विल डिप। ये हमने दूसरे तरीके से भी देख लिया जिसको हम बोलते हैं द प्रेशर टेक्निक। अब अगर आपको एग्जाम में वो स्पेसिफाई करे, वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है मोस्टली, बट अगर समझो आपके टाइम आ गया, सरफेस टेंशन से एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज इजियर, क्योंकि प्रेशर में आप ये डायग्राम बनाने में ही आपका बहुत टाइम चले जाता है। तो अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव में राइज होगा फॉल होगा, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द सरफेस टेंशन मेथड, इजी पड़ता है। बट अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया प्रेशर के टेक्निक से ही समझाना पड़ेगा, तो देन यू हैव टू गो फॉर दिस टेक्निक, देयर इज नो ऑप्शन। थर्ड वाला जो एग्जांपल है आपका प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस में क्या हो जाएगा, वो सरफेस प्लेन ही रहेगा, ये चारों इक्वल रहेगा, इसलिए ना कोई बढ़ेगा ना कोई कम होएगा, आपका लिक्विड लेवल उसी जगह पर रह जाएगा। बट as far as the explanations are concerned, generally they will ask you only two things, rise and fall. So we will be stopping here for the day. कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखा कि कितना ऊपर जाएगा, सॉरी कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा।
कल हम वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो हमको ये बताएगा कि कितना राइज होगा या कितना फॉल हो सकता है. So tomorrow the formula that we are going to do is the rise or fall, that is known as the ascent formula. तो मोस्टली हम लोग वाटर के साथ में करते हैं, इसीलिए जनरली इट इज द राइज ऑफ लिक्विड. इसका एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो वाटर इज द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल थिंग. तो वी यूज वो वाला केस कि हम कैपिलरी यूज करेंगे और कैपिलरी में वी विल फाइंड कि कितना राइज हो. नाउ आकांक्षा, कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि लिक्विड बाहर कब आएगा. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लिक्विड बाहर कब आएगा. एंट्रेंस में भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है जब वो क्या बोलता है कि आपके पास में जो कैपिलरी ट्यूब है, ये समझो आपका लिक्विड है, आपके पास कैपिलरी ट्यूब है, और जो कैपिलरी राइज होने वाला है, तो कैपिलरी और या लिक्विड राइज जो है वो 12 सेंटीमीटर का राइज होने वाला है. The liquid is going to rise up to a height of 12 centimeters. आपने कैपिलरी कट कर दिया और कैपिलरी का हाइट आपने कर दिया 9 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन देखिए होता क्या है, हम घुस जाते हैं नंबर पे. अच्छा 12, 9, these numbers are irrelevant. वो इधर 18 कर देगा, इधर 12 कर देगा, उससे मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Now the question or the options are going to be कि वो जो लिक्विड जब ये बाहर आएगा तो वो लिक्विड किस तरीके से बाहर आएगा. एक आपको ऑप्शन देगा कि राइज ही नहीं होगा क्योंकि आपने कट कर दिया है, कैपिलरी ट्यूब छोटा कर दिया है, तो लिक्विड राइज नहीं होगा. आपका सेकेंड ऑप्शन रहेगा इट विल ट्रिकल डाउन द साइड्स, यानी पानी ऐसा साइड से फ्लो होना चालू करेगा जो एक्स्ट्रा है वो. तीसरा ऑप्शन इट विल ओवरफ्लो लाइक अ फाउंटेन, 3 सेंटीमीटर तक का ऐसा. और कभी कभी ऐसा डायग्राम से ही देते हैं आपको आंसर ये ऐसा फाउंटेन के टाइप में बाहर आएगा. एंड द फोर्थ ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ये लिक्विड आएगा और ऐसा एक बड़ा सा ड्रॉप बनाकर इधर रुक जाए. एंड दिस इज प्रीसाइजली व्हाट हैपेंस. वो लिक्विड 9 सेंटीमीटर तक राइज होगा और उसके बाद एक बड़े रेडियस का, नॉर्मली जो उसका साइज होता है उससे एक बड़े रेडियस का सर्कल बना के, यानी रादर स्फीयर बना के, सर्कल इज अ रॉन्ग वर्ड, उसका स्फीयर बना के वहां पर ठहर जाएगा. अब ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो इसको बाहर आने नहीं दे रहा है. तो इट विल फॉर्म अ स्फीयर ऑफ रेडियस ग्रेटर देन व्हाटएवर इज द नॉर्मल रेडियस एंड इट विल स्टॉप ओवर देयर. तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा. दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस इन द एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड टू कैपिलैरिटी. तो कैपिलैरिटी का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक जो हमने किया स्टार्टिंग में फार्मर वाला, और एक ये वाला क्वेश्चन कि अगर आपने कैपिलरी ट्यूब को कट कर दिया तो पानी किस तरीके से बाहर आएगा. तो आइडियली पानी बाहर नहीं आएगा. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है.